तुहानूं पता जिहड़ी माइंड है ना, जदों माइंड ठीक नहीं चलदा, ये साडी बॉडी दे उपर बड़ा इफेक्ट करता है। माइंड बॉडी गेम है, वो साडी बॉडी के अंदर सिर्फ साइकैट्रिक डिसऑर्डर्स ही नहीं पैदा करता, हार्ट अटैक का भी रीजन वही बनता है, लंग्स दी प्रॉब्लम्स, इम्यूनिटी घट जाती है, सारे तरह दी इन्फेक्शंस आ जाती हैं, हर कोई खतरा जिहड़ा आस पास साडे पेशेंट नूं आके घेर लैंदा। एजिंग जल्दी होनी शुरू हो जाती है, पेशेंट्स विच ब्रेन डैमेज हो जाना शुरू हो जाता है, टाइम के नाल हो जाता। हुण सारे ही एक्सपैक्टेशनस नहीं पूरी होंदियां। असीं कदी सोचते हैं हुण मैरिजेबल एज है, मैरिज होनी चाहिए, असीं फिर सोचते हैं बच्चे होने चाहिए, असीं हुण सोचते हैं यह होना चाहिए। असीं ठीक है एक्सपैक्ट करते हैं, मैं तो नहीं कहता एक्सपैक्ट ना करो, बट ओवर एक्सपैक्ट ना करो, पहला एक्सैप्ट करके फिर करो। हुण नॉर्मल मैरिजेस नहीं लोग सस्टेन कर पा रहे जिहदे च कुछ भी नहीं है, अगे तो ये नहीं है भी कुछ नहीं है, बट वो आइडेंटिफाइड पेशेंट नहीं है। पर जो साडा पेशेंट है तो उसकी मैरिज आपां करनी है, तो वो वास्ते तो सानू 100 टाइम ज़्यादा सोचना पऊगा। कल नूं आपां करके 4 महीने बाद ब्रेकअप करके घर बैठे हुई हुण तसल्ली होगी साडी। दैट्स व्हाट हैपन्स टू आवर पेशेंट्स। मैनूं लगता है कि मैं थोड़ी जी गल नूं नो डाउट कि ये नलायकी लगती है ऑन द पार्ट ऑफ द डॉक्टर एंड मैडिकल साइंस, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। साडे कोल हाले इन्ना कुछ ही है, जे तुसीं इन्ना ही एक्सैप्ट कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। नो डाउट तुहाडा दिल करदा कि साडा बच्चा भी ओवरशाइन करे, पर नहीं करना जरूरी नहीं है। बच्चे का होना, बच्चे की गरमैश होनी, बच्चा आस पास होना, जे अगों बाबा जी दे नज़ल सवली रहे तो पेशेंट साडा ठीक हो जाए तो सब कुछ, मैरिज भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, अगों लाइफ भी चल पैंदी है। बट वट इज़ इन आर, साडे हथ च किन्ना कुछ है। साडे हथ च लै दे के यही है कि असी मैडिसिन सोनी दईए, इलाज सोनी जगह तो कराइए, ये बारे नॉलेज पूरी रखिए, मैडिसिन पूरियां खिलाइए, लाइफ स्टाइल ठीक रखिए, एंड जिन्ना को बच्चा इंटरस्ट लै सकता उन्हें खुश रखने की कोशिश करिए। आप भी घर च खुशहाल एटमोसफेयर रखिए, ईमानदारी वाला, जस्टिस ते रिस्पैक्टफुल एटीट्यूड रखिए। घर दे विच बहुतियां मिसलीडिंग स्टेटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्सपैक्टेशंस, हाई प्रोफाइल जिंदगी जीने की कोशिश ना करिए। मीडियोकर जी जिंदगी दे विच अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करिए। आपस दे विच एक दूजे ते ब्लेम ना करिए। हर कोई बंदे की कैपेसिटी नहीं होंदी कि वह पेशेंट को उस तरीके नाल साम सके। एंड जे तुसी मेरे को पूछो कि सब तो ज़्यादा किहड़ी नंबर 1 चीज़ साडे पेशेंट को किहड़ी चाहिदी है, नंबर 1 चीज़ रिस्पैक्ट एंड रिगार्ड है। साडे पेशेंट की बेइज्जती ना करो, कदी बेइज्जती ना करो। मोस्ट इंजीरियस थिंग फॉर आवर पेशेंट इज इंसल्ट। एक इहो जी चीज़ है जिहड़ी कि एक इंसान नूं सडनली खत्म कर सकती। एक इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, एक पेशेंट सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर एक बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता। हम क्या सोचते पता क्या है, एक बहुत बड़ा मिसनॉमर है कि मैंने इसको समझा दिया है जी, ना समझाए हमारे पेशेंट को, ये क्रूरटी है, ना समझाए हमारे पेशेंट को। पेशेंट हमारा समझाया है, उसको बहुत समझ है, वो कर नहीं पा रहा, इसका मतलब ये ना समझे कि उसको समझ नहीं है, वो कर नहीं पा रहा। जो उसने सोचा हुआ है ना, उसको एक अंदर से उसको एक रेजिस्टेंस आ रही है जिसको लिम्बिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो उसको वो करने नहीं दे रही जो वो करना चाह रहा है। तो उसके लिए रिस्पेक्ट कम क्यों करें भाई? कोई चीज है जो उसको रोक रही है, उठ नहीं पा रहा, भाई उसका दिल भी उतना ही कर रहा है उठने को जितना आपका दिल कर रहा है। वो भी आपके जैसे तैयार होके नहा धो के फ्रेश होके जाना चाहता है, लेकिन वो फ्रेश हो नहीं पा रहा, लिम्बिक रेजिस्टेंस है उसके अंदर। इसके अंदर एक बीमारी है जो उसको वो करने नहीं दे रही जो कर रही है। तो आप उसके लिए क्यों आप ये रखोगे कि ये क्यों नहीं कर रहा, मैंने इसको इतना समझाया, मैंने इसको 10 बार बताया, ये समझता क्यों नहीं है? समझ रहा है, समझते उन्होंने है ही नहीं है प्रॉब्लम। मैं कल पहला समझ लो कि मैं कह रहा समझ लो कि समझाना ते काउंसलिंग एक चीज नहीं है, समझाना ते काउंसलिंग एक चीज नहीं है। जो असीं लोकां नूं कहने ना तुसीं थैरेपी सैशनस लो, काउंसलिंग लो, असीं बहुत समझाया जी, इहनूं बड़ी काउंसलिंग कीती जी, इहदी घर ये बहुत ढीठ है, इहदे अंदर कोई काउंसलिंग नहीं जाती।
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਮਝਾਣਾ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਸਿਖਾਣੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੋਈ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੰਪਾਵਰਿੰਗ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਨਣ ਚ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰੇ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਸਟਫੁਲ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। So let me be doctor and let's have the respect of a doctor-patient relationship. That is what counseling is. Or किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना, प्लीज डिस्कस समथिंग, कुछ पूछना चाहो तो। किसी गल पिछे कोई कुछ होया होना है। आई वॉज वेरी अपसैट एंड ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ, ਹਾਊ ਡਜ਼ ਲਾਈਫ ਸੀਮ ਟੂ ਯੂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਵਾਕਿੰਗ ਔਨ ਮੈਂਟਲ ਕ੍ਰਚਿਜ਼, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਸਚ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵੇ ਆਫ ਪੁਟਿੰਗ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹਾਊ ਪੇਨਫੁਲ ਐਂਡ ਡਿਫਿਕਲਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ even live a minute in the life. So he said, Mom, it feels like having mental crutches. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਲਵਡ ਵਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆਪੇ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ them the support that they need. Yes, I think ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਲੈਪਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਨਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਰਿਲੈਪਸ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਸ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂਲ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੀਜਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਵਕਤ ਹੀ ਪਾਤਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਕਾਕਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੂੰ ਮੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੇਰੀ 500 ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ 500 ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, 500 ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਟੌਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਮਠਿਆਈ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਡੱਬਾ ਖਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਡੱਬਾ ਪੂਰਾ ਖਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ 150 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, 120 ਤੇ 105 ਤੇ ਤੁਰੀ ਰਹਿਣੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ 94 ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ 500 ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਟਰੀਟ ਕਰੋ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਐਂਡ ਰਿਗਾਰਡ ਕਦੀ ਲੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਮੂਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਆਵਰਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਪਲ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਕਸੈਸ ਹੈ। ਸਕਸੈਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ measured ਬਾਈ ਕਿ ਇਹ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਕਸੈਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? The precious moments which you can gracefully and respectfully ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਟਾਈਮ, ਬਟ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਸਟ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਦ ਲਗਜ਼ਰੀ being with our patient and spending more time with our patient, you need to have techniques, you need to do hard work, and you need to accept कि patient ਦੇ ਨਾਲ time ਬਿਤਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੈਪਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਲੈਪਸਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰੈਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟਿਡ ਥੋੜੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਕੰਸੀਡਰ ਯੋਰਸੈਲਫ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਖਰ ਧਵਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਥੋੜੀ ਫੀਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਈਚ ਮਿੰਟ ਆਫ ਮਾਈ ਟਾਈਮ ਐਂਜੋਇਡ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ। ਵੀ ਆਰ ਦੇਅਰ ਫॉर ਇਟ ਵਨ ਡੇ ਗੇਮ, ਐਂਡ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਿਲੈਕਸ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਰਿਲੈਕਸ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਰਿਲੈਕਸ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਉਸ ਮੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ these are very precious moments, ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਮੂਮੈਂਟਸ ਮਿਲਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ everybody of you have precious moments, no, on the few, and ਉਹਦੇ ਚ grace of God, your hard work, your so many things ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੱਕੀ ਹੋ ਕਿ you can have precious moments with our patients। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੌਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, at least you have the patient and you should avail it। Every negative or positive emotion, everything you are doing for the patient, everything he does for the patient, हर चीज ਨੂੰ relish ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ accept ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ failures ਵੀ accept ਕਰੋ, ਉਹਦੇ success ਵੀ accept ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੈਪਸਿਸ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਰਿਮਿਸ਼ਨਸ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਜਰਨੀ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਹੋਲ ਗੇਮ ਰਿਵੋਲਵਸ ਅਰਾਊਂਡ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲਿਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲਿਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਬੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਕੈਟਰਡ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਸਮਾਰਟ ਬਟ ਸਕੈਟਰਡ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਕੈਟਰਡ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ, ਜਿੰਨੇ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ, ਬਟ ਸਿਰਫ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। अनीश कहना मेरे को तो समझ नहीं आती लोग कैसे अपने मम्मा पापा को छोड़ जाते हैं। मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है अपने मामा पापा के साथ, दादा के साथ, दादू के साथ। ये कह रहे हो कि मैंने अपने आप से बनाया? इधर आके बताएं। आजकल तो एक नई रियलाइजेशन आई है, दादू बड़े चेंज हो रहे हैं। मतलब अनीश फैक्टर हैज चेंज द दादू। ये तो बहुत बड़ी बात है बेटे, दादू तो बहुत ही कम चेंज होते हैं। तो आपने कैसे दादू को चेंज करी? मैंने नहीं कुछ किया, वो अपने आप ही हो रहे हैं, बस मैंने पेशेंस रखी है, मेरा उसमें और कोई रोल नहीं है। मैंने उनका अच्छा, पेशेंस आपने चेंज नहीं किया, वो चेंज हो रहे हैं, वो अपने आप चेंज हो रहे हैं। ये सारे एक ही बात कहते हैं सर। और दुनिया तो हम कहते हैं कि चेंज करना है इसको, जो बीवी आई इसको चेंज करना है, जो माँ मिली है उसको चेंज करना है, जो फादर मिला है इसको चेंज करना है। हम दुनिया में सब एक इंसानों को चेंज कर रहे हैं और आप कहते हो कि आपने दादू को चेंज नहीं किया, वो खुद से चेंज। मैं अपनी बात बोलता रहा, पर मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया उनसे कि ये अभी मान लेंगे मेरी बात। अच्छा। मैं अपनी बात बोलता रहा तो अपने आप ही उनको अंदर से खुद रियलाइज हुआ कि हाँ ये सही कह रहे हैं।
अगर कोई बात नहीं मानता तो आपको बोलना बंद कर देना चाहिए था। नहीं सर, क्यों? हम तो अपनी बात तो बोल ही सकते हैं ना, हम अपना पार्ट तो प्ले कर ही सकते हैं। उसके बाद वो मानने या ना मानने वो उनकी चॉइस है, मैं हमारा थोड़ा ना कोई रोल है। तो आपको अंदर से खेज एंजाइटी नहीं आती है मैं कह रहा हूँ और ये मान नहीं रहे? बड़ी सारी आती थी, बहुत आती थी। तो फिर पर सर यहाँ पे यही सीखा है कि अपनी बात बोल दो, उसके बाद एक्सपेक्टेशन ना रखो कि वो अगला बात तुम्हारी बात मानने ही। ये जरूरी नहीं है कि आप बात बोलो और कोई माने, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको अपनी बात कहते रहना ये इंपॉर्टेंट। फिर तो हम हमेशा ही दुखी रहेंगे, क्योंकि हमारी 80% बातें नहीं हो माननी जानी है। फिर तो हम हमेशा ही दुखी रहेंगे, कभी खुशी नहीं हो सकते अगर हम यही एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि हमारी बातें माननी जाए माननी जाए। अगर सपोज करो हमारी सारी बातें मानी जाए तो हम कहाँ पे होंगे? फिर हम खुशी नहीं होंगे फिर भी। नहीं, अगर हमारी सारी बातें मानी जाए तो फिर हम कहाँ पे होंगे? कभी इमेजिन किया? मतलब ये तो हमारी 1.1% भी नहीं मानी जाती तो हम यहाँ पे हैं, तो अगर हमारी सारी बातें मानी जाए तो हम कहाँ पे होंगे? हम कोई भी दुनिया में इंसान जिंदा नहीं होएगा। ये जो हम यहाँ पे है ना बैठे हैं ना ठीक ठाक, ये सिर्फ इस वजह से है कि हमारी 0.1% बातें भी नहीं मानी जाती। अगर हमारी सारी बातें मानी जाए ना तो हम तो सरवाइव कर ही नहीं सकते। हमारी सर्वाइवल इसी में है, हम कहें और अगला ना माने, ये सर्वाइवल है हमारा। जो मेरी ख्वाहिशें हैं ना, अगर मैं सारी मेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाए ना तो मैं आई कांट सर्वाइव, आई वोंट बी अलाइव। ये बंदे को समझ आ जानी चाहिए। हाँ दुख होता है नहीं मानी जाती, लेकिन उसमें एक सेलिब्रेशन, उसमें एक अपॉर्चुनिटी होती है कि तुम तेरी बात नहीं ना मानी गई, लेकिन उससे बेटर एक और चीज पड़ी है तेरे को, वो तो मिलनी नहीं थी। अगर तेरी बात ही मानी जाती तो अगर आपके दादाजी पहले दिन से बात मान लेते तो आप में ये पेशेंस कहाँ आनी थी? फिर साथ में वो अब अपनी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अगर वो पहली बात मान लेते तो हम तो उतने में खुश हो जाते, ये कभी होता ही नहीं। अब तो वो अपनी कैपेसिटी से काफी ज्यादा कर रहे हैं। हमें तो लगता है उनकी कैपेसिटी से कम कर रहे हैं, आप कहते हो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कर रहे हैं। सर पता होता है बंदे की कितनी कैपेसिटी है। अच्छा, इतने सालों से ये उनके भी साथ रह होता रहे है। हैं। आज तक तो मैं यही सोचता रहा कि बंदे की जितनी कैपेसिटी है वो इतना ही काम करता है, तो आपने तो एक नया काम इसमें छोड़ दिया है कि आपके दादाजी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहे हैं। मतलब वो ट्रांसफॉर्म होने में ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। तो ये भी कभी ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि कोई इंसान अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा एफर्ट लगा रहा है। तो अगर हम अपने पेशेंट्स के बारे में ऐसे सोचें बेटे कि हमारा पेशेंट जो एफर्ट लगा रहा है जो हमें नजर नहीं आ रही है, शायद वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहा है, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा एफर्ट लगा रहा है ठीक होने के लिए। सर बहुत बार ऐसा होता है, पर पेशेंट से ना एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई होती हैं फर्स्ट डे से ही, कि इसने हमारा इतना नुकसान करवाया है, इसने हमारी इतनी बेइज्जती करवाई है, इसने हमारे को इतना तंग किया है, तो ये अब हम इस पे इतने पैसे लगा रहे हैं, ये अभी भी ठीक नहीं हो रहा। हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं पेशेंट से। जब हम अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी लोअर करेंगे और इतना नहीं एक्सपेक्ट करेंगे तो वो अपने आप उसका एफर्ट दिखना शुरू हो जाएगा। एफर्ट हर पेशेंट लगा रहा होता है, और उसकी कैपेसिटी हर किसी की अलग अलग है ना। अच्छा, जो पैसा उसने वेस्ट ना किया होता, जो पैसा उस पर ना इन्वेस्ट किया होता, जो टाइम उस पर ना लगाया होता, तो वो हमने कहाँ लगाना था? ड्रग्स पे या फिर नहीं 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 नहीं, अगर पेरेंट्स ने वो टाइम आपकी रिकवरी पे ना लगाया होता तो उन्होंने कहाँ पे बैठे होना था? क्लब्स में, किसी क्लब में, किसी चुगली खाने में, किसी वेस्टफुल जगह में, और just managing हाँ जी, managing the crisis. हाँ, Managing the crisis. वेस्टफुल चीजों में लगाना था। हमने पैसा भी वेस्टफुल चीजों में लगाना था, हमने टाइम भी वेस्टफुल चीजों पे इन्वेस्ट कर, ये तो बहुत काम की चीज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं हम। मतलब ये जो हम कह रहे हैं ना हमने इतना कुछ किया और ये ठीक नहीं हुआ, ये तो आपकी बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो गई है कि इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट तो आपको ऑप्शन ही नहीं थी। आप अपने बच्चे पे ही पैसे लगा रहे हैं ना।
तो एक्सपेक्टेशंस का क्या पे यहाँ पे आ गया ना, ये तो अपनी खुशी के लिए लगा रहे हैं, आपका बच्चा है तो आप लगा रहे हैं, तो ठीक होना ना ठीक होना ये तो डिजीज के हाथ में है। तो बच्चे की कैपेसिटी कितनी है वो उसके ब्रेन पे डिपेंड करता है। अगर उसका ब्रेन डैमेज ज्यादा है तो उसकी कैपेसिटी कम है, लेकिन वो अपनी कैपेसिटी से, ये जो सोचती है ना कि एक इंसान की नीयत ठीक नहीं है, ये साइंस ने प्रूव कर दिया है कि ये गलत है। इंसान की नीयत हमेशा से ठीक होती है, उसका तरीकाकार ठीक नहीं हो सकता। हर तरीके में फर्क होता है, इंसान की नीयत ठीक होती है, हर एक इंसान की नीयत अच्छी होती है जब वो काम कर रहा होता है। अगर आप ये बात समझ लेना तो आपको दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट आ जाएगी कि उसकी नीयत अच्छी है, उसको तरीका नहीं आता। अगर उसको इससे बेटर कोई तरीका आता होता ना तो उसने वैसे बिहेव करना था। अगर ये आपको बात समझ आए ना तो यू विल गेन रिस्पेक्ट फॉर एवरी पर्सन अराउंड यू। आपको कभी किसी के साथ नफरत नहीं आएगी।